Good morning, students. Today we are starting chapter 17 of Geography, Major Domains of the Earth. In this chapter, we will study about the different realms of the Earth, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, and about the major landforms, that is mountains, plateau and plains. And we will also discuss about the relationship between landforms and the people. Okay, so let's start the chapter. हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है पूरे सोलार सिस्टम में, क्योंकि यही एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। जो एनवायरमेंटल कंडीशन है यहाँ की, वो लाइफ की ओरिजिन के लिए फेवरेबल होती हैं। और अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड और वाटर दोनों से कवर्ड है। ओशंस और सीज का 71% टोटल एरिया है अर्थ का, और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो 29% कवर किए हुए हैं अर्थ को। ठीक है, एनवायरनमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पे लाइफ के लिए, वो 4 डोमेन्स या फिर 4 रियल्म्स या फिर 4 एलिमेंट्स में कंसिस्ट है। ठीक है, ये जो 4 डोमेन्स हैं अर्थ के, वो कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ का वो लिथोस्फीयर कहलाता है, और अर्थ का वो सरफेस जो वाटर से कवर्ड है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, और हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग एयर है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों रियल्म जो हैं, या ये अर्थ के जो है तीनों डोमेन हैं। ये जो 3 रियल्म हैं जिस नैरो जोन में एक्सटेंड होते हैं और स्लाइटली बिलो अर्थ के बिलो होते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये जो कॉन्टेक्ट जोन है ये तीनों रियल्म के बीच का, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। ये वही जोन है जहाँ पर डिफरेंट वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ यहाँ पर पाए जाते हैं, और अर्थ के चारों ओर जो है इनका ये लिविंग करते हैं। इसे हम 4th रियल्म ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर 3 लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स होती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, इस नैरो जोन में। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड होता है, और उसमें लार्ज और स्मॉल लैंड मासेस अर्थ के सब उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि 29% जो अर्थ सरफेस है वो कवर्ड है। ठीक है, और जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं अर्थ के सरफेस पर, उन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम ओशंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशंस का और कॉन्टिनेंट का ग्लोब में, हम ये देख सकते हैं कि जो ओशंस हैं वर्ल्ड में वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके कारण जो लेवल है वाटर का पूरे ओशन में वो एक जैसा रहता है। ये जो लेवल है वाटर का उसे हम सी लेवल कहते हैं, और जो लैंड की हाइट है वो हम इस लेवल के ऊपर मेजर करते हैं। जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई मरियाना ट्रेंच से ऊपर है 8848। ठीक है, और मरियाना ट्रेंच से इसकी ऊंचाई कितनी है? 11,022 मीटर्स बिलो द सी। अगर हम मरियाना ट्रेंच को काउंट का गहराई देखें सी लेवल में कितनी गहराई पर है, तो वो कितनी गहराई पर है? 11,022। मतलब जो हाईएस्ट लैंड मास है अर्थ पर वो क्या है? माउंट एवरेस्ट, दैट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। मरियाना ट्रेंच जो है वो लोवेस्ट लैंड मास है अर्थ पे, उसकी गहराई जो सी लेवल से है वो कितनी है? 11,022 मीटर बिलो द सी लेवल। ओके, तो इतने हाई एरियाज जो हैं, कुछ हैं हमारे अर्थ के ऊपर। जो एवरेज हाइट है कॉन्टिनेंट की वो लगभग 700 मीटर्स है, और जो एवरेज डेप्थ है ओशन की वो लगभग 4,000 मीटर्स है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट के बारे में हम जानेंगे। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट लार्ज मासेस, कॉन्टिनेंट लार्ज लैंडमास होते हैं जो सी के थ्रू दूसरे लैंडमास से सेपरेट होते हैं, है ना। जब जिन दो लैंड मासेस के बीच में समुद्र आ जाता है वो कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, 7 मेजर लैंड मास है या फिर कॉन्टिनेंट है हमारे इस वर्ल्ड में। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, जो लार्जर पार्ट है लैंड मास का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है।
पहले हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। यूरल माउंटेन, कैप्सियन सी और ब्लैक सी इसे यूरोप से सेपरेट करता है। एशिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, चाइना और इंडिया। एशिया जो है 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स का होम है। माउंट एवरेस्ट भी इसी कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका के बारे में हम पढ़ेंगे। अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और ये लगभग 20% लैंड कवर करता है वर्ल्ड का। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू यूरोप से सेपरेट होता है और रेड सी के थ्रू एशिया से सेपरेट होता है। ठीक है, फिर है इक्वेटर पासिस हाफ वे थ्रू द कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट है इसके बीचों बीच इक्वेटर पास होता है, इसलिए ये दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही ये एक्सटेंडेड है। ओके, देन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई है और जो बेरिंग स्ट्रेट है वो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करता है। इसमें सेकेंड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं, नेमली कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब साउथ अमेरिका के बारे में हम पढ़ते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो ज़्यादातर पार्ट है इस कंट्री का वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई है। साउथ अमेरिका जो है ऑलमोस्ट ओशन से सराउंडेड है नॉर्थ को छोड़ करके, जहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन होता है इस्थमस ऑफ पनामा के थ्रू। ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है पूरा का पूरा, है ना। इट इज़ ये ही एकमात्र ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जो पूरे कॉन्टिनेंट से कवर है ना। इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। देन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये परमानेंटली आइस से कवर्ड रहता है पूरा साल, है ना। और ये विंडिएस्ट है, ड्राइएस्ट है, आइसीएस्ट प्लेस है अर्थ का। ठीक है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन जो है पॉसिबल नहीं है इस कॉन्टिनेंट में। ठीक है, फिर है यूरोप। यूरोप जो है एशिया के वेस्ट में लाई है। यूरोप और एशिया जो है वो कंटिन्यू सिंगल लैंडमास है और ये जो लैंडमास है इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप और एशिया दोनों जहाँ पर कंटिन्यू होते हैं वो यूरेशिया कहलाता है। यूरल माउंटेन और यूरल रिवर यूरोप को एशिया से अलग करता है। हालांकि ये एक स्मॉल कॉन्टिनेंट है। यूरोप जो है वो कई डिफरेंट नेशन से मिलकर के बना हुआ है। जो कंट्रीज़ की रेंज है यहाँ पर वो रशिया से के लगभग साइज़ है इनका और जो लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में वो है वेटिकन सिटी, जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, रशिया क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में और इसी तरीके से जो वेटिकन सिटी है वो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है ना। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेटिकन सिटी। ओके, यूरोप जो है ओनली कॉन्टिनेंट है जो पॉपुलस भी है और प्रॉस्पेरस भी है। ठीक है, तो ये हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़े, उनके फीचर्स, उनका कैरेक्टराइजेशन पढ़ा। ठीक, तो ये था लिथोस्फीयर। हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर क्या है, द रियल्म ऑफ वाटर। जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ सरफेस पर, जिनमें ओशंस हैं, सीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं, स्नो है, आइस है, ये सब कलेक्टिवली हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। ओशन जो है लगभग 71% अर्थ का जो पार्ट है उसको कवर किए हुए हैं और 97% जो इसका वाटर है वो सीज और ओशन में पाया जाता है। जो 2.8% वाटर है अर्थ का वो आइस शीट, ग्लेशियर, रिवर, लेक्स और अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं। जो हमारा अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो ओशन, सी, लेक्स, रिवर्स ये सब मिलकर के फॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले हम वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओशंस जो होते हैं लार्ज वाटर बॉडीज़ होते हैं जो जो कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, है ना। 4 ओशंस हैं अर्थ पर। मेन ओशंस जो हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो साइज़ के अकॉर्डिंग
अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें इसको, तो सबसे पहले जो है पैसिफिक ओशन आता है सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन और लास्ट में आर्कटिक ओशन। जो ओशंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लाइफ सस्टेन है अर्थ पर उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, पहले हम पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे। पैसिफिक ओशन एशिया और ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है। इसका एस्टीमेट कवरेज है अर्थ पे लगभग 4,16,68,380 स्क्वायर किलोमीटर। जो जितने भी कॉन्टिनेंट है टोटल, अगर पूरे कॉन्टिनेंट को मिला करके भी हम एक कर दें तो उससे भी बड़ा है ये पैसिफिक ओशन। ये लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है। जितने भी ओशन है वर्ल्ड में उनमें सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में ही है, जो वर्ल्ड का डीपेस्ट प्लेस है ना। फिर है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, और ये ओशंस की तरह ही जो है शैलोएस्ट है, और ये यूरोप और अफ्रीका को नॉर्थ और साउथ अमेरिका से अलग करता है। ये बिजिएस्ट ओशन है वर्ल्ड का। जितने भी इम्पोर्टेंट सी रूट्स हैं वो यहीं से पास होते हैं, और कई इम्पोर्टेंट हार्बर्स भी हैं इसके कोस्ट लाइन से होकर के जाते हैं। इंडियन ओशन ये ओनली ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर है ना। इसका नाम हमारे देश इंडिया के नाम पर है, और ये इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, अफ्रीका के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में और इंडोनेशिया के भी वेस्ट में ये लोकेटेड है। ये ट्रायंगुलर है शेप में, और इसका एवरेज डेप्थ जो है 3,900 मीटर्स है। फिर है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल के अराउंड सिचुएटेड है और आर्कटिक सर्कल में लाई है। इनफैक्ट ये जो है इसका एक्सटेंशन जो है इससे ज़्यादा नहीं है, अटलांटिक ओशन का इतना ही है, और ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट से। ये जो फ्रिजिड जोन में सिचुएटेड होने के कारण फ्रोज़न रहता है, जमा हुआ रहता है साल भर, और थिक आइस शीट से कवर्ड रहता है। ये रशिया, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीज़ के बारे में। ओशंस पढ़ा हमने अभी सीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सीज़ जो है स्मॉलर वाटर बॉडीज़ हैं, ओशन से छोटे होते हैं। ये जो सी है वो ओशन से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये ओशन से आइसोलेटेड होते हैं एज लेक्स और एज लेगून, है ना। फिर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन एंड सीज़। ओशंस का और सीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में या हमारी अर्थ पर। ओशंस जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ में, है ना। लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो मेन इफेक्ट्स हैं इनके वो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में दिए गए हैं। ओशंस और सीज जो हैं वो मॉडरेटली इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को, स्पेशली कोस्टल रीजन में, है ना। जो भी रीजन्स जो हैं वो सी के या ओशन के कोस्ट पर होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है ना। जो वार्म ओशन करेंट्स हैं वो रीजन को, कोल्ड रीजन को वार्म रखते हैं। सिमिलरली जो कोल्ड ओशन करेंट्स हैं वो वार्म रीजन को कोल्ड रखते हैं। तो ये मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट को किसी भी रीजन में। ठीक है, सी शोर्स जो टाइड्स हैं, लहरें उठती हैं उसमें सी में, वो सी शोर्स को क्लीन रखती हैं। ओशन और सीज जो हैं वो ह्यूज क्वांटिटी में और बहुत सारी वैरायटी में सी फूड प्रोवाइड करते हैं। ओशंस जो है ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये सेफ़ होते हैं हैवी और बल्कि मटेरियल के मूवमेंट के लिए लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, फिर उसके बाद है ये हाइड्रोस्फीयर हो गए, यहाँ पर है फिर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जो गैसियस स्फीयर है अर्थ के सरफेस के चारों तरफ, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो स्फीयर है उनमें गैसेस होती हैं जो व्यक्ति के लाइफ को हर एक मिनट हर एक दिन अफेक्ट करती है। ठीक है, इसमें जो एयर होती है वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ना। एयर
जो है एटमॉस्फेयर में वो गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो प्रपोर्शन है इन गैसेस का एयर में वो है नाइट्रोजन 78.9%, सॉरी 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस हैं वो 0.03% के लगभग है। ऑक्सीजन जो है एयर का ऐसा पार्ट है जो हर व्यक्ति को जीने के लिए ज़रूरी है ना। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी जो हैं अदर कंपोनेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, है ना। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जो एयर की लेयर है वो थिन होती जाती है, और दूसरे शब्दों में या तो हम कहें तो इसकी जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज होती जाती, कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ठीक है। और ये साथ ही ये 1 डिग्री सेल्सियस हर 165 मीटर के एसेंट पर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर गैसेस का दिया गया है कि एयर में जो कॉम्पोजिशन है डिफरेंट गैसेस का वो क्या है, ठीक है। इसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है। दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर ज्योग्राफी कॉपी इन दिस चैप्टर, ओके। एयर में वेट होता है, इसीलिए वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है अर्थ के सरफेस पर। इसको मेज़र करने के लिए बैरोमीटर होता है। एटमॉस्फेयर को लेयर्स में डिवाइड किया गया है। स्टडी करने के लिए यहाँ पर टेबल बनाया गया है। देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एग्जोस्फेयर, ये 4 लेयर्स होते हैं एयर में। इनकी अलग अलग जो है इनकी लोकेशन बताई गई है, हाइट बताई गई है और सिग्निफिकेंस बताए गए हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है अर्थ से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट लेयर होता है। और ये जो रीजन है यहाँ पर क्लाउड होते हैं और वेदर कंडीशन चेंज होते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है यहाँ पर जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई बढ़ती जाती है वो ठंडा होता जाता है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है अर्थ से, अर्थ सरफेस से, और ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की लेयर होती है। यहाँ पर विंड्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेडी होते हैं और डस्ट, क्लाउड्स और वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। ये गर्म होता जाता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम इसमें, और ओजोन यहाँ पर ओजोन की मात्रा, ओजोन गैस की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करती है जो सन से आती है। जो एयरलाइनर्स हैं वो एयरलाइनर्स क्रूज जो हैं एयर में स्टिल रहते हैं यहाँ पर ठीक है। देन आयनोस्फेयर, ये अर्थ सरफेस से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वो है सिचुएटेड रहता है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है आयोनाइज होते हैं, गैसेस जो हैं वो आयोनाइज लेयर में के फॉर्म में यहाँ पर मिलते हैं। जो इलेक्ट्रिकली चेंज्ड पार्टिकल्स हैं आयंस के, वो रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अर्थ के सरफेस से यहाँ पर वापस जाते हैं। देन एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर जो है अर्थ की सरफेस से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक सिचुएटेड होती है और ये अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इस लेयर में एयर नहीं होती है या फिर गैसेस जो हैं वो बहुत ही रेयरली पाई जाती हैं और ये इंटरप्लैनेटरी स्पेस को जो है यहाँ से प्लानेटरी स्पेस के लिए रास्ता बनता है और बहुत ही कम यहाँ पर इसके बारे में जाना गया है क्योंकि ये इसका जो ऑब्जर्वेशन और रिसर्च है वो नहीं हो पाया है। इवेंचुअली जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस के यहाँ से वैक्यूम शुरू हो जाता है स्पेस का, इसलिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा है एटमॉस्फेयर के बारे में, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एटमॉस्फेयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हार्मफुल रेज जो सन से आती हैं उससे हमें बचाते हैं।
देन एटमॉस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के ऊपर। ये सन के जो हार्मफुल रेडिएशन है उनको जो सन का रेडिएशन है उसको ये रिसीव करते हैं और इसको इंसुलेट करते हैं बैकवर्ड स्काई में और अर्थ को वार्म रखते हैं। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो टेम्परेचर है का टेम्परेचर जो है डे और नाइट का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। सनलाइट जो हीट अप होती है एटमॉस्फेयर में डिफरेंटली और ये सर्कुलेशन क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण विंड्स और रेन्स फॉर्म होते हैं। एटमॉस्फेयर जो है सीज़न की जो एक्सट्रीम सीज़न होता है उसको कंट्रोल करता है और जो वेरियस लाइफ फॉर्म हैं जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स और मैनकाइंड, इन सब को लाइफ को पॉसिबल बनाता है। उनको इन कंडीशंस में अडेप्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर की एक्सट्रीमनेस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर नैरो जोन होता है जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ये तीनों एक दूसरे के बीच साथ कांटेक्ट करते हैं और इसी स्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट होती है। ये जो जोन है वो सेवरल वेराइटीज़ के ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट्स और एनिमल को भी सपोर्ट देते हैं। ये जो जोन है बायोस्फीयर, ये लगभग ओशन, जो डीपेस्ट ओशन है उससे लगभग 20 किलोमीटर, जो डीपेस्ट ओशन है मरियाना ट्रेंच है ना, इससे 20 किलोमीटर पर पाया जाता है और जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, ऐसे कौन से इफ़ेक्ट हैं जो बायोस्फीयर के बैलेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर जो है लाइफ के हर काइंड को सपोर्ट करता है, इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इतने केयरफुल रहें कि ये डिस्टर्ब इसको ना करें। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होती है इसमें तो ये डिज़ास्टरस इफ़ेक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पर हम रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इन्हें ब्रॉडली ग्रुप्ड किया गया है प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। तो इनके बीच में एक बैलेंस है। अगर एक भी डिस्टर्ब होता है किसी कारण से तो हम सब प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट यहाँ पर एनवायरनमेंट में हो जाएंगी। पॉल्यूशन जो है कई सोर्सेज से होती है यहाँ पर, जो ग्रेटेस्ट डेंजर करते हैं एनवायरनमेंट के बैलेंस के लिए। अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाया प्रॉपरली, टाइमली, तो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस कॉज हो जो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस है उसके कारण जो वेरियस लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पर, जिनमें टाइनी बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूज एलिफेंट तक आते हैं और जाइगेंटिक वेल्स तक आते हैं, ये सब एक्सटिंक्ट होने का इनका खतरा बना हुआ है। ठीक है, इसमें नोट वर्दी में दिया हुआ है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बढ़ता जा रहा है उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग और ये एक सीवियर थ्रेट है एनवायरनमेंट के बैलेंस के लिए पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये हमने अर्थ के अर्थ के सारे फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, रियल डोमेन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है मेजर लैंडफॉर्म्स, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। इतना पार्ट आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और बुक से रिलेट करके इसको पढ़िए। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।